हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पर? तो आज हम अपना क्लास नाइन्थ का आज एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? घर्षण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शन। आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। कौन सा? घर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको फ्रिक्शन। अब घर्षण है क्या? फ्रिक्शन है, आपने बोल दिया कि सर फ्रिक्शन घर्षण है। तो बच्चों घर्षण क्या है कि जैसे हम सड़क पर चलते हैं या सड़क पर कोई गाड़ी दौड़ रही है, वो किसके कारण है? घर्षण के कारण। अगर घर्षण ना होता तो गाड़ी फिसल जाती। अगर घर्षण ना हो तो गाड़ी क्या होती? फिसल जाती। जैसे कोई गेंद लुढ़क रही है तो कुछ समय बाद रुक जाती है, वो क्यों रुकती है? वो भी घर्षण के कारण रुकती है ना? तो ये सब क्या है? घर्षण है। यानी घर्षण क्या कर रहा है कि किसी गति का जैसे कोई वस्तु जा रही है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। वो क्या काम करता है? उस वस्तु को एक रोकने का काम करता है एक तरह से, ठीक है। तो घर्षण घर्षण क्या है कि घर्षण को आप बोल सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है, फिसलती है या लुढ़कती है, तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है। क्या बोला है देखो कि यदि कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है या फिसलती है, यानी कि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है या फिसलती है, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसको घर्षण बल कहते हैं। और यह विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति कौन सी होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु या जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो उसके अगर विपरीत दिशा में एक बल लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। समझ पा रहे हो? यानी कि घर्षण के कारण क्या होगी कि वो रुक जाएगी। अगर ऐसे कोई गेंद उड़क रही है और हमने ये कह दो कि ऐसे कोई गेंद उड़क रही है तो कुछ समय बाद वो रुक जाती है, तो वो रुकती क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण भी क्या है? घर्षण। क्योंकि उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। जो गेंद ऐसे लुढ़कती है ना, कुछ समय बाद रुक जाती है, वरना वो तो फिसलती फिसलती चली जाती है ना। तो वो किस कारण रुक रही है? वो भी घर्षण के कारण ही रुक रही है। तो अगर आप इसकी एक डेफिनेशन लिखें घर्षण की, तो बच्चों आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती अथवा लुढ़कती है तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है। बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा में क्या लिखोगे कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है अथवा लुढ़कती है। क्या बोला है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है अथवा लुढ़कती है तो उनके बीच तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है। एक बल उत्पन्न होता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। इस बल को हम बोलते हैं घर्षण बल। इस बल को बोलते हैं हम घर्षण बल, यानी कि जो उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है। यानी कि अगर वस्तु ऐसे जा रही थी और दूसरी विपरीत दिशा में एक बल लगा दी तो उसको बोलते हैं घर्षण बल। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इस बल को घर्षण बल कहते हैं तथा इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। यानी जो ये वाला बल लगा इसको बोलते हैं घर्षण बल, तथा इस क्रिया को, यानी जो ये सारी इसमें क्रिया घटित हुई तो इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। इस क्रिया को घर्षण कहते हैं। ये बात आपके क्लियर? इसे आप बराबर नोट करेंगे, फिर आगे की ओर चलते हैं अपने।
जल्दी नोट करें बच्चों से। अगर मैं बात करूं इसकी दिशा की, अगर मैं इसकी दिशा के बारे में बात करूं तो इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसकी दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि लुढ़कती हुई गेंद, लुढ़कती हुई गेंद का कुछ समय बाद रुकना, है ना, लुढ़कती हुई गेंद का कुछ समय बाद रुकना। ये बच्चों इसका एक उदाहरण मिल सकता है। ये क्यों रुकती है? क्योंकि जैसे गेंद ऐसे लुढ़कती हुई जा रही है तो उसकी एक दिशा में, यानी कि उस वस्तु की दिशा में एक विपरीत बल लगता है, जिसके कारण वह वस्तु रुक जाती है। ये बच्चों इसका एक एग्जांपल हो गया। अब इसको फटाफट नोट करेंगे, फिर आगे की ओर चलते हैं बच्चों, क्या मुझे आप बताएंगे कि घर्षण का कारण क्या होता है? घर्षण का कारण क्या होता है बच्चों, बताएंगे आप मुझे? बताओ भाई। नहीं पता? चलो मैं बताता हूं कि घर्षण का कारण क्या है। घर्षण का कारण होता है, मुख्य जो इसका कारण है वो है खुरदुरा होना किसी वस्तु का। अब खुरदुरे से मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, सड़क हो गई और कैरम बोर्ड हो गया, तो जब आप कैरम बोर्ड और सड़क को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सड़क है, सड़क प्लेन ना होकर, यानी कि एक चिकनी ना होकर उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर मैं बात ऐसे कैरम बोर्ड की करूं तो कैरम बोर्ड में भी ऐसा ही होता है। कैरम बोर्ड की जो लकड़ी होती है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब जैसे सड़क पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी खुरदुरे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे हमारा जो कह दो कि जो हमारी कार है, कार के जो मतलब अगले या पिछले टायर्स हैं, टायर्स भी क्या होते हैं कि खुरदुरे बनाए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है ना, उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो क्या होता है, तो इसका मतलब आपको पता लग गया घर्षण का कारण होगा, मुख्य कारण इसका होता है खुरदुरा होना। जैसे कैरम बोर्ड था, अब कैरम बोर्ड पर अधिकतर क्या काम करते हैं, कैरम बोर्ड को और ज्यादा चिकना बनाने के लिए उस पर पाउडर घेर लेते हैं, है ना। पाउडर से क्या होता है कि जो हमारी सारी की सारी गोटियां होती हैं, या गिट्टी बोल दो, सारी की सारी जो हमारी गोटियां होती है कैरम बोर्ड की, वो आसानी से उस पर फिसलने लगती हैं। अब आपने देखा होगा कि यदि अगर उस पर पाउडर ना घेरे तो हमारी जो गोटियां होती है आसानी से नहीं फिसलती, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उसको, जैसे सड़क है, सड़क को भी खुरदुरा इसलिए बनाया जाता है कि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाए, इसलिए खुरदुरा बनाया जाता है। तो घर्षण का कारण क्या होगा, घर्षण का मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण क्या है, खुरदुरा होना है, या किसी वस्तु का खुरदुरा होना है। इसका मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदुरा होता है। कैसे लिखेंगे बच्चों आपकी, इसका जल्दी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि इस प्रकार घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना है, यानी कि घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना है। ठीक है, नहीं खुरदरा होगी तो क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा, खुरदरी नहीं होगी तो घर्षण कम होगा। ठीक है। अब जैसे आप मिक्की माउस को देख लो, जैसे आप कहीं पर शादी में जाते हैं
तो आप देखते हैं कि मिक्की माउस ऐसे ऊपर से ढाल में लगा होता है। अब बच्चे क्या काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उस पर फिसलते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। वो ऐसे ढाल पे है तो बच्चे आसानी से उस पर फिसल जाते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, क्योंकि वो ज्यादा चिकना होने के कारण उस पर फ्रिक्शन कम है, तो वहां से क्या बदलते हैं। अगर वो खुरदुरा होगा और ऐसे कह दो अगर थोड़ा प्लेन पड़ा होगा, खुरदुरा होगा, तो कम फिसलेंगे उस पर हम। इसलिए हम हमारा जो चल रहे हैं हम सही से नहीं फिसलते, इसका कारण भी फ्रिक्शन ही है। ठीक है, तो घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदुरा होना है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं घर्षण के लाभ। घर्षण के लाभ, अब लाभ आपको पता भी लग गए होंगे यहां से, बहुत सारे लाभ अब आप अपने आप लिख सकते हैं। घर्षण के लाभ या घर्षण से लाभ, ठीक है। तो घर्षण से लाभ बता सकते हैं मुझे कौन कौन से हुए? बताओ। नहीं पता? तो बच्चों घर्षण के लाभ में सबसे पहले आप लिखेंगे, घर्षण का पहला लाभ होगा कि घर्षण हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है। कि घर्षण हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है, ठीक है, कि घर्षण हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है। घर्षण बल हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है, सड़क पर फिसलने से बचाता है। नंबर टू बताएंगे बाप मुझे। नंबर 2 बच्चों इसका एक और लाभ है, एक और लाभ बोलता है कि जो हमारे मोटर कार हो यानी कि बाइक वगैरह जो भी है, कि इनके जो टायर हैं वो खुरदुरे बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वे सड़क पर आसानी से चल पाती हैं। तो आप दूसरा लाभ इसका लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि मोटर कार और साइकिल आदि के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदुरे बनाए जाते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों आप इसमें? दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे घर्षण के लाभ में कि मोटर कार हो साइकिलों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं, खुरदरे बनाए जिससे ब्रेक लगाकर उन्हें रोकने में आसानी हो, जिससे ब्रेक लगाकर उन्हें रोकने में आसानी हो। तीसरा पॉइंट अब आप बच्चों मुझे बताएंगे, तीसरा पॉइंट क्या होगा? बताओ। बताओ बच्चों, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि घर्षण बल के कारण पेन से लिखना, जो हम लिख पा रहे हैं ये भी घर्षण बल के कारण ही लिख पा रहे हैं। घर्षण है तो हम लिख पा रहे हैं, वरना नहीं लिख पाएंगे। घर्षण बल के कारण पेन से लिखना, माचिस का जलना, आदि आसानी से हो पाते हैं, आसानी से हो पाते हैं। इसको आप बच्चों नोट करेंगे। फिर आगे चलते हैं हम घर्षण से हानियां। घर्षण से हानियां कौन कौन सी हैं? बच्चों चलते हैं अपने घर्षण से हानियां।
घर्षण से हानियां क्या होगी? सबसे पहली घर्षण से हानियां होती है कि आप देखते हैं कि अगर फैक्ट्री वगैरह में अगर कोई मशीन चल रही है, वो आपस में रगड़ रही है कि उसके बीच क्या है, घर्षण है, तो जो उस मशीन के पुर्जे हैं वो जल्दी नष्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मानते हो या नहीं मानते कि अगर कोई किसी फैक्ट्री में कोई मशीन चल रही है यानी कि उनके बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उनके पुर्जे जल्दी घिसेंगे। आप अगर बात करें, अगर आपने कह दो कि बाइक की बात ही करें, अगर बाइक सड़क पर चल रही है तो कुछ समय बाद आप देखते हैं, यानी कि समय बाद, महीने बाद या साल बाद आप देखते हैं कि आपके टायर घिसने लगते हैं, यानी कि प्लेन हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, वो फ्रिक्शन का कारण हो रहा है, यानी कि हमारे मशीन के पुर्जे कह दो या टायर कह दो कि नष्ट हो रहे हैं ना। तो पहले आप लिखेंगे कि मशीन के पुर्जे नष्ट होते हैं। अब बच्चों आप इसके दूसरा या इसमें भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि अगर उनके बीच घर्षण है तो जाहिर सी बात है कि यानी कि उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी। समझ पा रहे हो? अगर कोई वस्तु ऐसे फिसलन पट्टी पर अगर मैं उसको ऐसे छोड़ दूं तो वो बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर बीच में कहीं उस पर घर्षण होगा, यानी कि बीच में कहीं बार बार उसमें कह दो कि खुरदरापन होगा, तो वो देर में आएगी, तो यानी कि इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो आप बोल सकते हैं कि ऊर्जा ज्यादा लगती है, या कह दो कि मशीन में ऊर्जा ज्यादा लगती है या ऊर्जा ज्यादा लगती है। सिंपल उसमें लिखते हैं ऊर्जा ज्यादा लगती है। किस चीज में? मशीनों में। यहां भी लिख देते हैं मशीनों में। ठीक है बच्चों। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, और एक इंपोर्टेंट भी पॉइंट है, बोल दो कि घर्षण के कारण क्या होता है कि जो हमारे वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी गति कम हो जाती है, और गति कम होती है तो उसमें ईंधन ज्यादा लगता है। ईंधन मतलब जो भी उसमें लग रहा है, पेट्रोल डीजल जो भी लग रहा है वो ज्यादा लगता है ना। अगर आप देखो कि अगर आप अपने एक बाइक का टायर, अगर आप कह दो कि बाइक का अगला ब्रेक या पिछला ब्रेक अगर आपने टाइट करा दिया है ना, यानी कि वो रगड़ के चलने लगी, तो आप देखते होंगे कि आपका जो बाइक है, बाइक ज्यादा पेट्रोल खर्च होता होगा, है ना। तो बाइक में ज्यादा पेट्रोल लगता होगा ना। तो हम यहां पर लिखेंगे सब तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, घर्षण वाहनों की गति को कम करता है, जिससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है। ये बच्चों आप नोट डाउन कर लो नोटबुक में, फिर आगे चलते हैं अपने। कर लिया बच्चों? अब आगे चलते हैं हम घर्षण के प्रकार पर। अब बच्चों आगे चलते हैं हम घर्षण के प्रकार पर। घर्षण के प्रकार पर घर्षण के प्रकार। अब मुझे कोई बच्चा बताया घर्षण के कितने प्रकार होते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों घर्षण के वैसे तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण, और नंबर 2 होता है बच्चों आपका गतिक घर्षण। गतिक घर्षण। अब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ घर्षण के प्रकार है। अब जो आपके सिलेबस में है वो हम आपको करा देंगे, बाकी जो है वो 11th क्लास में आते हैं। तो 11th क्लास के जब हम लेक्चर यानी कि जब हम 11th क्लास की वीडियो डालेंगे तो उसमें हम घर्षण के प्रकार अधिक कराएंगे, है ना। 11th क्लास में ज्यादा आता है घर्षण के प्रकार। बच्चों एक स्थैतिक घर्षण के अंदर एक और होता है कि सीमांत घर्षण। इसको इस वाले लेक्चर में नहीं पढ़ने वाले, या आपकी क्लास में ये नहीं है भी नहीं। सीमांत घर्षण आपकी क्लास में नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है।
और गतिक घर्षण में बच्चों के गतिक घर्षण में दो आते हैं, सर्पी घर्षण और लोडनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और लोडनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और एक बच्चों आता है आपके पास लोडनिक घर्षण। देखो घर्षण के प्रकार दो होते हैं। घर्षण के कितने प्रकार है? दो। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। अब आपके टॉपिक में आप पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है, लोडनिक घर्षण क्या होता है। केवल आपको अपने सिलेबस में यही पढ़ना है, सीमांत घर्षण नहीं पढ़ना। इस अगर आपसे कोई पूछेगी घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो घर्षण के बच्चों दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? घर्षण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से बच्चों? स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। और अगर बात करें कि गतिक घर्षण में कौन कौन से प्रकार आएंगे, तो आपके सर्पी घर्षण और लोडनिक घर्षण गतिक घर्षण में आएंगे। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या होता है। अब बच्चों इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या होता है। अब बच्चों को आप मुझे बता सकते हैं किसी स्थैतिक घर्षण क्या होता है? अगर किसी बच्चे को मालूम हो तो प्लीज मुझे बताइए। क्या कोई बच्चे मुझे बता सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है? बताएगा? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है? मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं कि आपको स्थैतिक घर्षण क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है। तो बच्चों देखिए, अब आपके सामने स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण की हमने परिभाषाएं लिख दी है। अब स्थैतिक घर्षण क्या बोलता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर, यानी कि एक वस्तु ली और उसको दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, तो गति की अवस्था में आने से पूर्व, यानी हमने एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने का प्रयास किया और वे गति में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों, यानी कि स्पर्शी तल मतलब जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वस्तुओं के तलों के मध्य कार्य करने वाले बल, घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल क्या है बच्चों? कि जब हमने एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने का प्रयास किया तो गति की अवस्था में आने से पूर्व, यानी गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यह स्वतः परिवर्तनशील बल है, यानी कि स्वतः यानी कि खुद बदल जाता है। ये वाला बल जो होगा ना स्थैतिक घर्षण बल, यह खुद बदल जाता है। जो गति उत्पादक बल के बढ़ते जाने पर, यानी जो गति उत्पादक बल है, यानी कि गति उत्पाद करने वाला जो बल है, उसके बढ़ते जाने पर एक सीमा तक बढ़कर महत्तम मान प्राप्त कर लेता है। यानी कि एक सीमा तक बढ़ जाएगा और एक महत्तम मान प्राप्त कर लेगा। इस महत्तम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अभी महत्तम मान किसका है? घर्षण बल का, यानी कि घर्षण बल का एक महत्तम मान प्राप्त कर लेगा। इस महत्तम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जो ये वाला महत्तम मान प्राप्त होगा इसे ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, दूसरा था आपका गतिक घर्षण। ये आपका खत्म हो गया स्थैतिक घर्षण। दूसरा था आपका गतिक घर्षण। गतिक घर्षण में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति हो, ठीक है, आपेक्षिक मतलब यानी कि सेम गति हो रही हो, यानी कि एक ही दिशा में गति हो रही है, बोल सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा, यानी कि जो वस्तु के संपर्क तल हैं, एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, तो जो इनके संपर्क तल है, यानी कि इसका ये वाला संपर्क तल और इसका ये वाला संपर्क तल,
द्वारा एक दूसरे का आरोपित घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है, गतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये हो गए बच्चों आपके स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। अब गतिक घर्षण के प्रकार है हमारे पास, गतिक घर्षण के भी दो प्रकार है हमारे पास आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं। बच्चों सबसे पहले आप इसमें एक नोट पॉइंट बनाएंगे और नोट पॉइंट में लिखेंगे आप कि जो गतिक घर्षण का मान होता है ना वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या लिखेंगे बच्चों आप कि गतिक घर्षण का मान सदैव स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या लिखेंगे, गतिक घर्षण का मान सदैव स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है बच्चों, कि जो गतिक घर्षण का मान होता है वो सदैव स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये आप नोट पॉइंट लिखेंगे और इसके बाद करते हैं अपने गतिक घर्षण के प्रकार। बच्चों आपको मैंने गतिक घर्षण के दो प्रकार बताए थे, अभी पहले भी थोड़ी सी देर पहले हम पढ़कर आए हैं गतिक घर्षण के दो प्रकार। कौन कौन से, एक तो सर्पी घर्षण और एक लोटनिक घर्षण। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि सर्पी घर्षण क्या होता है। अब मुझे बताया कोई बच्चा कि सर्पी घर्षण क्या होता है। बताओ, बताओ बच्चों। सर्पी घर्षण होता है कि जब कोई वस्तु या जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलने का प्रयास करती है। क्या बोला है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर या दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलने का प्रयास करती है या फिसलती है तो उनके संपर्क तल के समांतर, यानी कि जो उनका संपर्क तल है ना ये वाला और ये वाला जो उनका संपर्क तल है इनके समांतर घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, इनके जो समांतर घर्षण होगा वो सर्पी घर्षण कहलाता है। क्या लिखोगे आप कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के समांतर घर्षण को तो उनके संपर्क तलों के समांतर घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो जो उनके संपर्क तल है यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि इसका ये वाला और इसका ये वाला जो संपर्क तल है जो इसके समांतर घर्षण होगा, यानी कि इसके और इसके समांतर जो भी घर्षण होगा वो सर्पी घर्षण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, सर्पी घर्षण कहलाएगा। वो बच्चों ये जो घर्षण होता है ना ये खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होता है। ये जो सर्पी घर्षण है यह घर्षण खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा है दूसरा लोटनिक घर्षण। इसके बाद बच्चों हमारा है लोटनिक घर्षण। अब लोटनिक घर्षण नाम से पता लगा यानी कि लोट पोट कर कुछ इस तरह का घर्षण होगा।
अब लोटनी घर्षण यानी कि लोट कर तो भाई कोई गोलाकार वस्तु ही होगी, है ना। यहां से हम पता लगते हैं कोई गोलाकार ही वस्तु होगी। तो बच्चों लोटनी घर्षण क्या होता है कि जब कोई गोल वस्तु, कैसी वस्तु होगी कि जब कोई गोल वस्तु जैसे पहिया किसी तल पर लुढ़कता है तो उनकी परिधि का प्रत्येक भाग बारी बारी से तल के संपर्क में आता है। तो इस स्थिति में पहिए तथा तल के बीच के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। कौन से घर्षण को? पहिए तथा तल के बीच के घर्षण को। ठीक है। लोटनिक घर्षण क्या है कि जब एक गोल वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर या कहीं कहीं पर क्या होती है, लुढ़कती है। जैसे पहिया, है ना, जैसे पहिया किसी तल पर लुढ़कता है। बच्चों लिखते हैं इसको लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या है कि जब गोल वस्तु जैसे पहिया, किसी वस्तु पर लुढ़कता है, ये तो ऐसे लिख दो कि जैसे पहिया किसी तल पर लुढ़कता है, किसी तल पर लुढ़कता है तो उसकी परिधि यानी कि पहिए की परिधि या उस गोल वस्तु की परिधि का प्रत्येक बार बारी बारी से प्रत्येक भाग बारी बारी से उस तल के संपर्क में आता है। बारी बारी से उस तल के संपर्क में आता है। इस स्थिति में पहिए तथा तल के बीच घर्षण को पहिए तथा तल के बीच घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण कहते हैं। अगर बच्चों आप इसके एग्जांपल की बात करें तो आप इसका अनुभव कैसे कर पाएंगे? जैसे आप कोई साइकिल चला रहे हैं तो जो साइकिल का जो टायर है यानी कि वो गोलाकार हो गया, और उस गोलाकार का क्या हो गया, जैसे आपने पैडल मारे तो ऐसा तो नहीं है कि साइकिल का कुछ भाग सड़क पर टिका कुछ ऊपर रह गया, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि साइकिल का पहिया बार बार सड़क के संपर्क में आता है। सड़क के संपर्क में आता है कि साइकिल का पहिया बार बार सड़क के संपर्क में आता है। ठीक है बच्चों, ये आपके गति घर्षण के प्रकार थे, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। ठीक है बच्चों, और आज आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? बल तथा गति के नियम। सेकंड चैप्टर था ना शायद आपका वाला, बल तथा गति के नियम। ये वाला भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है, और आज हमने घर्षण तक सारा पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अपना अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे अब हम। ठीक है बच्चों, और ध्यान से पढ़ते रहिए। जो हमने पढ़ा दिया इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है, तो बस आप जो अब हम पढ़ा रहे हैं बस आप इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी कहीं और से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।